हे गाइस, नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय निखिल दीक्षित में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी को दिल्ली सल्तनत के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उनके बारे में मैं आप सभी को आज जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले पिछले वीडियो में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी के बारे में हर एक जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कराई थी। अब मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश के बारे में तमाम जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं प्रेस किया तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत, तो दोस्तों मैंने दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग रहती है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत हमारी 1206 से लेकर 1526 के बीच में जितनी भी होती है दोस्तों, वो सब दिल्ली सल्तनत ही रहती है। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का मैंने पहला जो वंश होता है गुलाम वंश, गुलाम डायनेस्टी, वो मैंने आप सभी को पूरी करा दी थी पिछली वीडियो में। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा खिलजी वंश। कौन सा वंश रहेगा दोस्तों? खिलजी वंश, मतलब खिलजी डायनेस्टी आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, और जो भी चीज़ें यहाँ पे जो भी वंश होते हैं और जो भी यहाँ पे शासक रहते हैं और जो सुल्तान रहते हैं उनके बारे में हर एक जानकारी आपको बताऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा। सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसी के साथ हम अपने आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। तो दोस्तों, चलिए मैं दिल्ली सल्तनत का जो सेकेंड वंश है दोस्तों, जिसका नाम है खिलजी वंश, जिसे हम बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खिलजी डायनेस्टी बोलते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने गुलाम डायनेस्टी या गुलाम वंश मैंने आप सभी को पूरा करा दिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक रहने वाला है वो है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। तो मैं आप सभी को खिलजी डायनेस्टी के बारे में हर एक जानकारी यहाँ पे मुहैया कराऊंगा। तो आज का हमारा नया टॉपिक है खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी डायनेस्टी। तो दोस्तों, हमारी खिलजी डायनेस्टी कहां से कहां तक रहती है तो ध्यान रखिएगा, 1290 से लेकर 1320 के बीच में, 1290 से लेकर 1320 तक दोस्तों क्या रहता है? खिलजी वंश रहता है दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों खिलजी वंश का राज्य चलता है 1290 से लेकर 1320 तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए और कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से सुल्तान आए और उन्होंने कब तक राज्य किया और कहाँ कहाँ राज्य किया, ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, पहला जो इसका शासक है खिलजी वंश का, जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ दोस्तों। पहला जो शासक है जिसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये हमारा दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक है। ये दोस्तों क्या है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का पहला शासक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इसका शासन कहाँ से कहाँ तक रहता है? 1290 से लेकर 1296 तक दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहता है। 1290 से लेकर 1296 के बीच जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ दोस्तों आपको क्या करनी है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन रहता है 1290 से लेकर 1296 तक। उसके बाद जो सेकेंड दोस्तों शासक आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो शासक है उसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी।
दूसरा शासक है दोस्तों खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा जो शासक है दोस्तों खिलजी वंश का, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद जो तीसरा शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। तीसरा जो शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये दोस्तों खिलजी वंश का क्या है, ये खिलजी वंश का तीसरा शासक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सिहाबुद्दीन उमर खिलजी ये खिलजी वंश का दोस्तों तीसरा शासक है। पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये दोस्तों किसके हैं शासक, ये खिलजी वंश के शासक हैं। इसका शासनकाल कब तक रहता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसका शासनकाल 1316 तक रहता है मात्र। इसने मात्र शासन 1 साल किया 1316 तक। 1316 में इसने क्या किया, शासन किया खिलजी वंश पे, सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये दोस्तों आपका तीसरा शासक है। फिर जो चौथा शासक आता है जिसका नाम है दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ये दोस्तों खिलजी वंश का चौथा शासक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी खिलजी वंश का दोस्तों चौथा शासक है। खिलजी वंश का कौन सा शासक है, चौथा शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। दोस्तों इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। किसका, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल रहता है 1316 से लेकर 1320 तक। ये हमारा चौथे नंबर का शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जो हमारा पांचवा शासक आता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह। नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह दोस्तों पांचवा शासक है। नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह ये खिलजी वंश का दोस्तों पांचवा शासक है। नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह, नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह दोस्तों ये खिलजी वंश का पांचवा शासक है। और इसका दोस्तों शासनकाल कब से कब तक रहता है, इसका शासनकाल 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 1320। 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 1320 तक इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये चीज़ क्या रखनी है, याद रखनी है। अब दोस्तों ये जो नसीरुद्दीन खुसर्रब शाह है ये यही लास्ट रूलर है किसका, खिलजी वंश का। खिलजी वंश का लास्ट रूलर भी यही है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूँ, आपको एक एक करके हर एक के बारे में तमाम जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज के अपने अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं और एक एक करके सभी के बारे में बेहतरीन सी जानकारी आपको देने जा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी है कि ये जो खिलजी शब्द है, खिलजी शब्द ये कहाँ से आया।
खिलजी शब्द, सबसे पहले आपको ये जानना है कि खिलजी शब्द कहाँ से आया। खिलजी शब्द दोस्तों आया कहाँ से। सबसे पहला आपका यही क्वेश्चन है कि खिलजी शब्द आया कहाँ। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमें जानना है कि खिलजी शब्द कहाँ से आया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब अफगानिस्तान का एक प्रिंस है दोस्तों, अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है। क्या है दोस्तों? प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है हिंदी में प्रांत। प्रांत दोस्तों, अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है, प्रोविंस का मतलब होता है कि प्रांत। क्या है दोस्तों? प्रांत। दोस्तों अफगानिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? और प्रोविंस मतलब, प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, और प्रांत में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हेलनाबाद। प्रोविंस में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है क्या? हेलनाबाद। हेलनाबाद, हेलनाबाद एक दोस्तों जगह है जो अफगानिस्तान के एक प्रांत में पड़ती है जिसका नाम है हेलनाबाद। ये अफगानिस्तान के एक प्रांत में पड़ती है जिसका नाम है दोस्तों हेलनाबाद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है, ये जो हेलनाबाद है ये एक छोटी सी क्या है? रियासत है दोस्तों। ये छोटी सी एक रियासत है, वहीं पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हेलनाबाद। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है हेलनाबाद। अब दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये लोग खिलजी थे, तो दोस्तों ये खिलजी जो लोग थे वो हेलनाबाद के क्या थे? मूल निवासी थे। ये हेलनाबाद के क्या थे? हेलनाबाद के मूल निवासी थे। हेलनाबाद के मूल निवासी थे। कौन थे? खिलजी जो थे वो हेलनाबाद के मूल निवासी थे। जो खिलजी लोग थे दोस्तों वो हेलनाबाद के मूल निवासी थे, और यहीं से ये खिलजी वंश निकल के आया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अफगानिस्तान का एक प्रांत है, एक छोटा सा प्रांत है, और उस छोटे से प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है हेलनाबाद, और उसी हेलनाबाद के दोस्तों जो खिलजी लोग थे वो वहाँ के क्या थे? मूल निवासी थे। और ये जो नाम पड़ा है खिलजी वंश, ये वहीं से निकल के आया है। कहाँ से? हेलनाबाद से। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए हम इसी के साथ अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम अपने आज के अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी से। क्या है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का पहला शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ये दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक था। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये खिलजी वंश का पहला शासक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जलालुद्दीन खिलजी कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये जलालुद्दीन जो खिलजी है ये दोस्तों बलबन के दरबार में क्या था? बलबन के दरबार में ये अंगरक्षक था, शाही परिवार का अंगरक्षक था। और अंगरक्षक क्या होता है दोस्तों? जैसे बलबन था वो एक सुल्तान था, तो उसकी भी फैमिली है, उसकी बीवी थे, उसके बच्चे थे और उसके माता पिता थे, मतलब पूरा फैमिली था। तो उस फैमिली की क्या करता था? ये रखवाली करता था। ये अंगरक्षक था दोस्तों, एक तरीके से बॉडीगार्ड था, एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड था ये बलबन के परिवार का। ये जलालुद्दीन खिलजी क्या था दोस्तों? ये जलालुद्दीन जो खिलजी है ये बलबन के परिवार का क्या था? अंगरक्षक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बलबन के परिवार का अंगरक्षक था।
क्या था दोस्तों, ये बलबन के परिवार का अंगरक्षक था। जलालुद्दीन खिलजी बलबन के शासनकाल में शाही परिवार का क्या था, अंगरक्षक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शाही परिवार क्या होता है, शाही परिवार वो परिवार होता है, जैसे कोई भी राजा महाराजा या सुल्तान होता है तो उसका जो परिवार होता है वो शाही परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, शाही परिवार कहलाता है। अब यहाँ उसके आगे चलते हैं दोस्तों, और ये भी आपको याद रखना है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है या खिलजी वंश का प्रथम शासक है, या खिलजी वंश का प्रथम शासक था, या खिलजी वंश का प्रथम शासक था। क्या था दोस्तों, यह खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, या खिलजी वंश का प्रथम शासक था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसी ने 1290 में खिलजी वंश की क्या रखी, नींव रखी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की क्या रखी, नींव रखी। 1290 में खिलजी वंश की क्या करता है दोस्तों, नींव रखता है। नींव रखी। इसी ने दोस्तों 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की क्या रखी, नींव रखी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की नींव रखी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, जब इसको शासनकाल मिला, जब इसको गद्दी मिली, तो इसकी उम्र कितनी थी, तो याद रखिएगा इसकी उम्र दोस्तों उतने टाइम पे थी 70 वर्ष। 70 वर्ष की उम्र में इसको क्या मिला, शासनकाल मिला, मतलब शासन करने को गद्दी मिली। सत्तर वर्ष की उम्र में शासक बना था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो जलालुद्दीन खिलजी है दोस्तों, ये 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था। किसका, खिलजी वंश का पहला ये शासक था दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो शासनकाल है वो कैसा रहा, तो ध्यान रखिएगा इसका शासनकाल जो था वो उदार नीति वाला था। कैसा था दोस्तों, उदार नीति वाला। इसका शासनकाल उदार नीति वाला रहा, उदार नीति वाला था। इसका जो शासन था दोस्तों वो उदार नीति वाला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल उदार नीति वाला था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उदार का मतलब दोस्तों होता है कि ये कहता था कि जियो और जीने दो, इसकी ये नीति लेके चलता था। मतलब किसी को ये परेशान नहीं करता था, मतलब इसको इन चीज़ों से लेना देना नहीं था। क्योंकि कई सारे ऐसे सुल्तान थे, कई सारे ऐसे शासक थे जो उदार नीति, जो मतलब रक्त नीति अपनाते थे। क्या नीति अपनाते थे दोस्तों, रक्त नीति अपनाते थे। तो ये जो शासक था जिसका नाम है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, ये इसकी जो नीति थी वो उदार नीति थी। मतलब उदार का मतलब होता है ना किसी से लेना, ना किसी से देना, और ना ही मतलब किसी को बिना वजह के परेशान करना। इसकी जो दोस्तों नीति थी वो क्या थी दोस्तों, जियो और जीने दो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जियो और जीने दो की नीति जलालुद्दीन खिलजी की थी। ये चीज़ आपके क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों ये भी चीज़ आपको क्लियर रखना है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था दोस्तों, इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण भी होता है। क्या होता है दोस्तों, मंगोलों के द्वारा इसी के शासनकाल में आक्रमण होता है, और जो मंगोली लोग थे वो इसके प्रभाव में आकर क्या कर लेते हैं, मुस्लिम धर्म
अपना लेते हैं। दोस्तों इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है और जो मंगोली लोग होते हैं वो इसके प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं और दिल्ली में बस जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो मंगोलों का आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अब दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो मंगोली लोग होते हैं, मंगोली लोग जलालुद्दीन खिलजी के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आने से क्या होता है, ये इसके प्रभाव में आ जाते हैं दोस्तों। अब ये लोग दिल्ली में ही क्या कर लेते हैं, बस जाते हैं। क्या कर लेते हैं, बस जाते हैं। कौन, मंगोली लोग बस जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मंगोलपुरी, जिसका नाम है दोस्तों, दिल्ली की एक जगह है जिसका नाम है मंगोलपुरी। वहीं पे मंगोली लोग इसके शासन में काल में आके बसे थे। क्या स्थान है दोस्तों, मंगोलपुरी। आज भी दोस्तों दिल्ली में एक एक जगह का नाम है मंगोलपुरी। ये दोस्तों दिल्ली की एक जगह है जहाँ पे मंगोली लोग आके क्या किए थे, बसे थे। क्या किए थे दोस्तों, मंगोलपुरी में मंगोली लोग आके बसे हुए थे। ये कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली में मंगोलपुरी नामक एक स्थान है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये भी चीज़ याद रखनी है कि एक ईरानी संत थे। क्या थे दोस्तों, एक ईरानी संत थे जिनका नाम है सिद्दी मौला बाबा। एक ईरानी संत थे, ईरानी संत जिनका नाम था सिद्दी मौला बाबा। जिनका नाम था दोस्तों सिद्दी मौला बाबा। इनकी हत्या दोस्तों किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दोस्तों एक ईरानी संत हैं जिनका नाम है सिद्दी मौला बाबा। इनकी दोस्तों हत्या कौन करता है, इनकी हत्या दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक ईरानी संत हुए जिनका नाम है दोस्तों सिद्दी मौला बाबा। इनकी हत्या कौन कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये चीज़ आपको दोस्तों क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों मैंने आप सभी को खिलजी वंश का जो पहला शासक था जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, मैंने इसके बारे में आप सभी को हर एक जानकारी दे दी है। अब इसके साथ ही हम आगे के जो शासक हुए, आगे के जो सुल्तान हुए दोस्तों, उनके बारे में भी आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं। अब जरा एक बार से फिर से सुन लीजिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। बलबन के परिवार का क्या था दोस्तों, अंगरक्षक था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। या खिलजी वंश का प्रथम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 1290 में खिलजी वंश की नींव रखी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की नींव रखी। 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था। जब इसकी उम्र दोस्तों 70 वर्ष थी तब ये गद्दी पाता है, तब ये शासक बनता है। इसका शासनकाल उदार नीति वाला था। उदार नीति का मतलब है कि जियो और जीने दो। इसने दोस्तों जियो और जीने दो का क्या दिया था, नारा दिया था। जियो और जीने दो का नारा दिया था किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। अब दोस्तों इसके ही शासनकाल में जो मंगोली लोग होते हैं आक्रमण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी के प्रभाव में वो जो मंगोली लोग होते हैं वो जलालुद्दीन खिलजी के प्रभाव में आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपना धर्म अपना लेते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद एक दिल्ली की एक जगह है जिसका नाम है मंगोलपुरी। इसी मंगोलपुरी जगह में वो लोग बस जाते हैं। ये दिल्ली की एक जगह है। अब दोस्तों इसके बारे में एक जानकारी और भी है। एक ईरानी संत हैं जिनका नाम है सिद्दी मौला बाबा। उनकी भी हत्या किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही ईरानी संत सिद्दी मौला बाबा की हत्या की गई थी। अब इसके बाद दोस्तों अगला जो शासक आता है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में जानते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज का जो अगला शासक है उस पर मैं चलता हूँ, आपको उसके बारे में भी हर एक जानकारी देने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जो अगला शासक है जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। अब जो दोस्तों अगला शासक है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का द्वितीय शासक है। कौन सा शासक है? द्वितीय शासक। कौन सा शासक है दोस्तों? ये द्वितीय शासक है। अब दोस्तों इसका अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से क्या रिश्ता था? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका रिश्ता क्या था? ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। ये दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? भतीजा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये जलालुद्दीन का क्या था? भतीजा था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? इसका वास्तविक नाम आपको याद रखना है। इसका वास्तविक नाम है अली मुशर्रफ। क्या नाम है? वास्तविक नाम है इसका अली मुशर्रफ। इसका वास्तविक नाम है अली मुशर्रफ। इसका दोस्तों वास्तविक नाम है अली मुशर्रफ। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली मुशर्रफ। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसने सिकंदर ए सानी की भी उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसने दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक अमीर खुसरो हैं। कौन है दोस्तों? एक अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब लिखी गई है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला गया है दोस्तों? अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब लिखी गई है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया है कि जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा बोला गया है और विश्व का सुल्तान भी बोला गया है। क्या बोला गया है? जनता का चरवाहा बोला गया है और विश्व का सुल्तान बोला गया है। भाग्यवादी व्यक्ति कहा गया है। इसे क्या क्या बोला गया है दोस्तों? इसे बोला गया है जनता का चरवाहा, जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, विश्व का सुल्तान। और क्या बोला गया है? भाग्यवादी व्यक्ति। दोस्तों अमीर खुसरो हैं जो उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा बोला गया है, विश्व का सुल्तान बोला गया है और भाग्यवादी व्यक्ति बोला गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा एक किताब लिखी गई थी
जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा बोला गया था, विश्व का सुल्तान बोला गया था और भाग्यवादी व्यक्ति बोला गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों ये भी चीज़ आपको याद रखना है, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए मंगोलों के द्वारा। इसके शासनकाल में मंगोलों के द्वारा सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के द्वारा सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के द्वारा सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। क्या कर ली जाती है दोस्तों? ये चीज़ परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। दोस्तों आक्रमणों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त की नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई दोस्तों? रक्त की नीति अपनाई। आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नीति अपनाई। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई। इसी ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। किससे निपटने के लिए? आक्रमणों से निपटने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमणों से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि मैं आप सभी को और भी जानकारी इसके बारे में दे सकूं। तो ये चीज़ मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ मैं यहाँ से रफ करने जा रहा हूँ ताकि और भी जानकारी इसके बारे में आप सभी को बता सकूँ। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इसी को जिल्ले इलाही माना गया है। क्या बोला गया है? जिल्ले इलाही बोला गया है। क्या बोला गया है? जिल्ले इलाही। क्या बोला गया दोस्तों? इसे बोला गया है जिल्ले इलाही। अलाउद्दीन खिलजी को जिल्ले इलाही भी बोला गया है। यह चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों इसने घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, दागने की प्रथा की शुरुआत की और सैनिकों को हुलिया रखने की भी प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की थी।
शुरुआत की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों को हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसी ने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देने की भी प्रथा स्टार्ट की। सैनिकों को क्या देता था? नगद वेतन देता था। नगद वेतन देने की शुरुआत की। इसने दोस्तों सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों वेतन की जब बात की जाए तो ये कितना वेतन देता था? तो ध्यान रखिएगा 1234 टका। 1234 टका ये सालाना देता था। सालाना देता था दोस्तों किसको? सैनिकों को ये वेतन देता था 1234 टका सालाना। 1234 टका सालाना ये वेतन के रूप में सैनिकों को क्या करता था? सैनिकों को नगद में देता था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों इसने कैंटीन सुविधा भी स्टार्ट की थी। किसके लिए? कैंटीन व्यवस्था की शुरुआत की। कैंटीन व्यवस्था की भी इसी ने शुरुआत की थी दोस्तों। ये भी याद रखना है आपको दोस्तों। इसके द्वारा ही कैंटीन व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। कैंटीन व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे सैनिकों को या फौजियों को, सैनिकों को या जो अंगरक्षक हैं दोस्तों, या पुलिस है, या कोई भी जो मतलब डिफेंस से रिलेटेड है दोस्तों, उसके लिए एक ऐसी सुविधा की जाती है जहाँ पे आप उनको घरेलू सामान या जो अपनी डेली लाइफ में जो जो आइटम्स यूज किए जाते हैं उनको वहाँ पे सस्ते दामों में मिल सके। ये कैंटीन की सुविधा भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसके द्वारा 2 नए टैक्स चलाए गए। कौन कौन से टैक्स? इसने 2 नए टैक्स चलाए थे। 2 नए टैक्स चलाए थे। इसके द्वारा दोस्तों 2 नए टैक्स भी चलाए गए थे। तो पहला टैक्स है दोस्तों हाउस टैक्स। पहला कौन सा है? पहला टैक्स है हाउस टैक्स। क्या है दोस्तों? पहला टैक्स है हाउस टैक्स। और दूसरा टैक्स दोस्तों किसानों और चरवाहों से लिया जाता था। किसानों और चरवाहों से ये दूसरा टैक्स वसूला जाता था। टैक्स लिया जाता था। दोस्तों इसके द्वारा 2 टैक्स नए चलाए गए थे। पहला टैक्स है हाउस टैक्स और दूसरा टैक्स था दोस्तों किसानों और चरवाहों से वो टैक्स वसूला जाता था। इसके द्वारा ये 2 नए टैक्स चलाए गए थे। ये भी आप सभी को याद रखना है। अब दोस्तों इसके द्वारा कुछ अभियान भी थे, तो मैं आप सभी को अभियान भी बताता हूँ। इस सभी चीज़ों को मैं इरेज करने के बाद ही आपको यहाँ पे बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण मेरे को इसे इरेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ अभियान भी थे, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने चर्चा करूंगा।
तो चलिए दोस्तों, कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। कैंपेन का मतलब होता है दोस्तों अभियान। कुछ अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों अभियान भी थे। उन एक एक अभियानों के बारे में मैं आप सभी के सामने चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी मेरे को एक सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। उसी सपोर्ट से मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला जो अभियान आता है जिसका नाम है गुजरात अभियान, ये 1298 में हुआ था। कब हुआ था? गुजरात अभियान। पहला अभियान इसका है, पहला अभियान है गुजरात अभियान। पहला जो अभियान है वो है गुजरात अभियान। ये कब हुआ था दोस्तों? 1298 में ये हुआ था। 1298 में दोस्तों गुजरात अभियान हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही ये हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो दूसरा अभियान है दोस्तों उसका नाम है रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान दोस्तों ये सेकेंड अभियान है। ये कब हुआ था? ये 1301 में हुआ था। ये 1301 में दोस्तों अभियान हुआ था। 1301 में, ये 1301 में रणथंभौर अभियान हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फिर जो अगला अभियान है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ अभियान। चित्तौड़गढ़ अभियान ये हमारा अगला अभियान है दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला जो तीसरा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ अभियान। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ अभियान। और ये अभियान कब हुआ था दोस्तों? तो ये अभियान आपका 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में ये अभियान हुआ था दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1303 में ये अभियान हुआ था जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ अभियान। क्या नाम है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ अभियान। अब दोस्तों इसके द्वारा कुछ और भी अभियान हैं, कुछ और भी कैंपेन हैं दोस्तों। तो वो साउथ इंडिया के कैंपेन हैं, उनके बारे में भी आप सभी से मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ अभियान हैं, कुछ आक्रमण हैं जो इसके द्वारा किए गए थे। दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के अभियान दोस्तों, दक्षिण भारत के कुछ अभियान हैं, कुछ आक्रमण हैं जो इसके द्वारा किए गए थे। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किए गए थे। गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान। अब इसके द्वारा कुछ दक्षिण भारत के भी अभियान हैं जहां पे इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला जो अभियान है दक्षिण भारत का वो है देवगिरी। क्या नाम है दोस्तों? देवगिरी। पहला जो अभियान है इसका नाम है देवगिरी। और इसकी राजधानी दोस्तों भी, इसकी राजधानी भी, और यहां पे मैं लिख देता हूं शासक। इसकी राजधानी भी देवगिरी ही थी। क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी भी देवगिरी ही थी। अब इसका जो वहाँ पे शासक कौन था तो ध्यान रखिएगा, शासक उस टाइम पे दोस्तों रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र यहाँ का शासक था। रामचंद्र दोस्तों यहाँ का शासक था। देवगिरी पे इसका आक्रमण होता है। और देवगिरी की राजधानी क्या है? देवगिरी की राजधानी देवगिरी ही है। और देवगिरी का शासक कौन होता है उस टाइम का? रामचंद्र यहाँ का शासक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ये दोस्तों आक्रमण कब हुआ था? 1306 से लेकर 7 तक हुआ था। ये आक्रमण दोस्तों 1306 से लेकर 1307 तक ये आक्रमण होता है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो देवगिरी में आक्रमण होता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इसमें ये हुआ था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को जीत लेता है, जिसमें रामचंद्र की हार हो जाती है। क्या हो जाती है? रामचंद्र की हार हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को क्या कर लेता है? जीत लेता है। पर रामचंद्र का मतलब सरल व्यवहार और सरल स्वभाव और इसका मतलब आचरण देखकर क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, इसको साम्राज्य दोबारा से वापस कर देता है। किसको? रामचंद्र को ये इसका साम्राज्य दोबारा से वापस कर देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों अगला जो अभियान है, अगला जो आक्रमण है वो है तेलंगाना। क्या है दोस्तों? तेलंगाना में जो आक्रमण हुआ था, और तेलंगाना की राजधानी क्या थी दोस्तों? वारंगल। क्या थी? वारंगल यहाँ की क्या थी दोस्तों? राजधानी थी। ये आक्रमण कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये आक्रमण 1310 में हुआ था। ये आक्रमण 1310 में हुआ था। यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तेलंगाना में, और तेलंगाना की राजधानी दोस्तों वारंगल उस टाइम पे थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ का दोस्तों शासक कौन था? तो याद रखिएगा प्रताप रुद्रदेव यहाँ के क्या थे? शासक थे। यहाँ के जो शासक थे जिनका नाम है प्रताप रुद्रदेव, यहाँ के शासक थे। कहाँ के? तेलंगाना के शासक उस टाइम के प्रताप रुद्रदेव थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो अगला अभियान आता है दोस्तों, तो मैं इस इधर वाले डिटेल इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझा पाऊँ। नंबर 3 पे जो दोस्तों अभियान आता है वो मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूँ। नंबर 3 पे जो अभियान आता है उसका नाम है होयसल। नंबर 3 पे जो अभियान आता है उसका नाम है होयसल। ये होयसल अभियान दोस्तों, ये होयसल आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये होयसल आक्रमण दोस्तों 1311 ईस्वी में हुआ था। 1311 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसका दोस्तों ये जो होयसल है, इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी उस टाइम पे। द्वार समुद्र दोस्तों होयसल की राजधानी थी। द्वार समुद्र में 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण होता है। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पे शासक बल्लाल थर्ड था। बल्लाल तृतीय यहाँ का शासक था। बल्लाल तृतीय यहाँ का शासक था। दोस्तों होयसल 1311 में होयसल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण होता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी और यहाँ का शासक था बल्लाल तृतीय। बल्लाल थर्ड यहाँ का क्या था? शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो चौथा आता है आक्रमण, चौथा अभियान आता है मदुरा का। मदुरा, ये भी दोस्तों अभियान 1311 में ही हुआ था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही 1311 में मदुरा का आक्रमण होता है, मदुरा में अभियान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों जीत किसकी होती है? तो याद रखिएगा, मदुरा में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। खिलजी की जीत हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है यहाँ पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों यहाँ की जो राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी मदुरा ही थी। क्या थी यहाँ की राजधानी? यहाँ की राजधानी भी मदुरा ही थी। मदुरा की राजधानी दोस्तों मदुरा ही थी। और यहाँ का दोस्तों शासक कौन था? तो याद रखिएगा, यहाँ का जो शासक था उसका नाम है कुलशेखर। उसका नाम दोस्तों क्या था? कुलशेखर यहाँ का शासक था। यहाँ का शासक क्या था दोस्तों? यहाँ का शासक का नाम था दोस्तों कुलशेखर।
मदुरा की राजधानी मदुरा थी और मदुरा का दोस्तों शासक उस टाइम पे कुलशेखर था और यहाँ पे जीत अलाउद्दीन खिलजी की होती है, यहाँ पे कुलशेखर की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग भी बनाए गए थे, उनके बारे में भी मैं आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको बढ़िया कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों इसे हम इरेज कर देते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग भी बनाए गए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ विभाग बनाए गए, उनके बारे में मैं आप सभी से चर्चा करता हूं। तो पहला जो इसके द्वारा विभाग बनाया गया उसका नाम है दीवान ए वजारत। पहला जो विभाग है उसका नाम है दीवान ए ये वजारत। तो ये दोस्तों क्या था, ये था वित्त विभाग। कौन सा विभाग था, ये विभाग था वित्त विभाग। वित्त विभाग वित्त विभाग का मतलब है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये दोस्तों कौन सा डिपार्टमेंट था, दीवान ए वजारत वित्त विभाग या फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त मंत्रालय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दीवान ए वजारत वित्त मंत्रालय था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला विभाग आता है दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। तो दोस्तों दीवान ए इंसा क्या होता है, दीवान ए इंसा वो विभाग होता है जहाँ पे पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाता है। जैसे कोई भी बड़ा मंत्री आ रहा है तो उसके लिए कुछ बोलने के लिए कुछ पत्र प्रारूप तैयार किया जाता है कि जो मतलब कोई मंत्री आ रहा है उस ज़िले के बारे में, उस ज़िले की जो फेमस चीज़ें होंगी उसके बारे में वो मंत्री वहाँ का जिक्र करे, तो वो उसका जो पत्र और प्रारूप वहाँ का जो एक मतलब अधिकारी बनाता है, तो वही ये विभाग है दोस्तों, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा एक ऐसा विभाग है जहाँ पे पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाता है। पत्रों का प्रारूप, पत्रों का प्रारूप दोस्तों दीवान ए इंसा एक ऐसा विभाग है जहाँ पे पत्रों का प्रारूप तैयार किया जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। फिर अगला जो विभाग आता है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज। ये दोस्तों कौन सा विभाग था, तो ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपका सैन्य विभाग था। क्या था दोस्तों, ये सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग था दोस्तों। दीवान ए आरिज क्या था दोस्तों, सैन्य विभाग था। दीवान ए आरिज आपका सैन्य विभाग था, जो जिसे हम बोलते हैं डिफेंस डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट था दीवान ए आरिज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो अगला विभाग आता है दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत, दोस्तों ये जो विभाग था इसका सीधे ताल्लुक विदेशी लोगों से था। क्या था, इसका सीधा तौर पर ताल्लुक विदेशी लोगों के साथ था। तो दोस्तों ये एक ऐसा विभाग था जहाँ पे क्या हुआ करता था दोस्तों, विदेशी राजपूतों से संपर्क रखना
इस विभाग की जिम्मेदारी थी कि जो विदेशी राजपूत हैं, विदेशी राजपूतों के साथ संपर्क रखना। विदेशी राजपूत या शासकों के साथ क्या रखना? संपर्क रखना। दोस्तों इस विभाग का काम था कि विदेशी राजपूत जो हैं उनके साथ क्या करना? उनके साथ संपर्क रखना। यह चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर दोस्तों इसके द्वारा एक और अन्य विभाग बनाया गया था जिसका नाम है मुहतासिब। मुहतासिब विभाग बनाया गया था किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मुहतासिब विभाग भी इसी के द्वारा बनाया गया था। मुहतासिब विभाग, मुहतासिब। दोस्तों इसके द्वारा मुहतासिब विभाग बनाया गया था। इस मुहतासिब विभाग का मतलब है कि बाजारों का नियंत्रण एवं नाप तौल का निरीक्षण करना। बाजारों में जो नाप तौल होती है, जैसे नाप तौल करके कोई भी आइटम वगैरह बेचा जाता है तो उसका ये निरीक्षण करता था। ये कौन सा विभाग था? बाजारों में जो नाप तौल की व्यवस्था होती है, जिस नाप तौल के बेसिस पे कोई भी आइटम खरीदा या बेचा जाता है दोस्तों, वो यही विभाग था जिसका नाम है मुहतासिब विभाग। इसके अंतर्गत जो बाजारों में नाप तौल थी उस पर नियंत्रण रखना इसका काम था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर जो अगला विभाग आता है जिसका नाम है बरीद ए मुमलिक। बरीद ए मुमलिक, ये दोस्तों एक ऐसा विभाग जहाँ पे गुप्तचर विभाग जिसे बोला जाता है बरीद ए मुमलिक। क्या बोला जाता है इसे? गुप्तचर विभाग बोला जाता है दोस्तों। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी दोस्तों बरीद ए मुमलिक को क्या बोला जाता है? गुप्तचर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है दोस्तों, गुप्तचर विभाग का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है उसी के पद को बोला जाता है बरीद ए मुमलिक। बरीद ए मुमलिक क्या बोला जाता है दोस्तों? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। गुप्तचर विभाग का क्या होता है दोस्तों? प्रमुख अधिकारी होता है बरीद ए मुमलिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो अगला विभाग आता है सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, अगला विभाग कौन सा आता है? सहना ए मंडी। तो दोस्तों ये एक ऐसा विभाग होता है, यहाँ पे क्या होता है? मार्केट या बाजार का क्या होता है? अधीक्षक। सहना ए मंडी, सहना ए मंडी। सहना ए मंडी, इसमें दोस्तों क्या होता है? मतलब सहना ए मंडी एक ऐसा विभाग है जिसे हम बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? बाजार अधीक्षक। क्या बोला जाता है? बाजार अधीक्षक। ये इसी के द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसमें दोस्तों कौन सा विभाग आता है? बाजार अधीक्षक। कौन सा पद आता है दोस्तों? बाजार अधीक्षक, जिसे हम बोलते हैं मार्केट सुपरिंटेंडेंट। क्या बोलते हैं? मार्केट सुपरिंटेंडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्केट सुपरिंटेंडेंट। फिर दूसरा विभाग आता है, क्या आता है दोस्तों? दूसरा विभाग आता है बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी, बरीद ए मंडी। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों? ये मार्केट इंस्पेक्टर होता है, बाजार का इंस्पेक्टर। ये क्या होता है दोस्तों? मार्केट इंस्पेक्टर होता है। क्या होता है? बरीद ए मंडी, ये क्या होता है? मार्केट इंस्पेक्टर होता है। और सहना ए मंडी क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? बाजार अधीक्षक होता है। बाजार अधीक्षक का मतलब मार्केट सुपरिंटेंडेंट, मार्केट सुपरिंटेंडेंट होता है दोस्तों सहना ए मंडी। और बरीद ए मंडी होता है मार्केट इंस्पेक्टर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विभाग बनाए गए थे।
अब दोस्तों एक जो विभाग है जिसका नाम है सराई आदल, सराई आदल। दोस्तों ये एक ऐसा विभाग है जहां पे न्यायाधीश की बात की जाती है। ये दोस्तों हमारा कौन सा विभाग है? न्यायाधीश का विभाग, जिसे हम बोलते हैं सराई आदल। सराई आदल दोस्तों कौन सा विभाग है? न्यायाधीशों का विभाग है। ये जहाँ पे न्यायाधीश होता है उसी को हम बोलते हैं सराई आदल। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर आता है दीवान ए रियासत। क्या नाम आता है दोस्तों? दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत दोस्तों क्या होता है? अब मैं आप सभी को बताता हूँ। दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत। तो याद रखिएगा दीवान ए रियासत दोस्तों क्या बोलते हैं? दीवान ए रियासत को हम बोलते हैं बाजार नियंत्रक। ये एक ऐसा विभाग था जहां पे बाजार नियंत्रक, बाजार नियंत्रक दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विभाग बनाए गए थे जिसका नाम है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत को हम बोलते हैं बाजार नियंत्रक। क्या बोलते हैं? बाजार नियंत्रक। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों इसके द्वारा कुछ बनवाए गए कंस्ट्रक्शन के काम भी हैं, मतलब इसके द्वारा कुछ इमारतें भी बनवाई गई हैं। अब मैं आप सभी को एक एक करके सभी इमारतों के बारे में बताता हूं, इसके द्वारा कौन कौन सी प्रमुख इमारतें बनवाई गई। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको भी बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है आगे। अब दोस्तों इसके द्वारा कुछ वर्क्स एंड बिल्डिंग्स भी कराए गए। दोस्तों इसके द्वारा कुछ बिल्डिंग्स भी बनवाए गए। अब वो जानते हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स इसके द्वारा बनवाई गई, मतलब इसके द्वारा कुछ इमारत भी बनवाई गई। इसके द्वारा दोस्तों कुछ इमारतें भी बनवाई गई। तो मैं एक एक इमारतों का जिक्र करने जा रहा हूं आपके सामने। तो जो इसके द्वारा पहली इमारत बनवाई गई उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। क्या नाम है? अलाई दरवाज़ा। इसके द्वारा अलाई दरवाज़ा बनवाया गया। इसके द्वारा दोस्तों अलाई दरवाज़ा बनवाया गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर इसके द्वारा दोस्तों दूसरा निर्माण कराया गया कुसक ए शिकार। क्या कराया गया? कुसक ए शिकार। ये दोस्तों इसके द्वारा दूसरा निर्माण कराया गया था। कुसक ए शिकार नामक इसके द्वारा दूसरी इमारत बनवाई गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुसक ए शिकार इसके द्वारा दूसरी इमारत बनवाई गई थी। पहली थी इमारत दोस्तों अलाई दरवाज़ा, दूसरी है कुसक ए शिकार। क्या है दोस्तों? दूसरी कुसक ए शिकार थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों इसके द्वारा तीसरी जो इमारत बनवाई गई जिसका नाम है, क्या नाम है दोस्तों? हजार खंभा महल। हजार खंभा महल इसके द्वारा भी इमारत बनवाई गई। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तीसरी जो इमारत बनवाई गई उसका नाम है हजार खंभा महल। अब जो इसके द्वारा चौथी इमारत बनवाई गई उसका नाम है सीरी के किले। क्या नाम है? सीरी के किले। ये दोस्तों इसके द्वारा कुछ इमारत बनवाई गई थी, वो सभी मैंने इमारत आपके सामने यहाँ पे
बताई हैं आप सभी को एक एक करके। पहली जो इमारत थी अलाई दरवाज़ा, दूसरी है कुस्क ए शिकार, तीसरी है हजार खंबा महल, चौथी है सीरी के किले। सो दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आप सभी के सामने हर एक जानकारी साझा की है। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ आज का जो अगला शासक है उस पर मैं चलता हूँ, जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? मुबारक शाह खिलजी। अगला शासक दोस्तों आता है मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में भी मैं आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। मुबारक मुबारक शाह खिलजी, ये दोस्तों खिलजी वंश का अगला शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। ये खिलजी वंश का दोस्तों अगला शासक है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इसके बारे में भी कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों ये जो शासक था ये एक अयोग्य शासक था। क्या था दोस्तों? ये एक अयोग्य शासक था। मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य शासक था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्या था दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश का जो शासक था वो क्या था दोस्तों? अयोग्य शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इसने अपने आप को खुद से ही सुल्तान घोषित कर लिया। इसने अपने आप से ही खुद को सुल्तान घोषित कर लिया था। दोस्तों इसने अपने आप खुद से ही सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी, या अपने आप को खुद से ही मतलब सुल्तान घोषित कर लिया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कौन? मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों ये जो शासक था जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी, यह दिमागी तौर पर भी क्या था? कमज़ोर था। कमज़ोर था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। दिमागी तौर पर भी यह कमज़ोर था। कौन दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी दिमागी तौर पर भी कमज़ोर था। दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी और भी बताई गई है कि मुबारक शाह खिलजी अपने दरबार में नग्न अवस्था में जाता था। क्या होता था दोस्तों? ये जो मुबारक शाह खिलजी है ये जब अपने दरबार में जाता था तब क्या हो जाता था दोस्तों? ये नग्न अवस्था में जाता था, और ये कभी कभार महिलाओं के कपड़े भी पहन के ये अपने दरबार में जाता था। नग्न अवस्था में दरबार में जाता था, और ये दोस्तों कभी कभार महिलाओं के कपड़े या महिलाओं के वेश में भी अपने दरबार में जाता था। महिलाओं की वेशभूषा व उनके वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था।
दरबार में आ जाता था। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी के बारे में ये बताया गया है कि मुबारक शाह खिलजी नग्न अवस्था में दरबार में आ जाता था और महिलाओं की वेशभूषा व उनके वस्त्र पहनकर दरबार में भी ये आ जाता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ये इसके दोस्तों मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी के सामने पेश किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी जो शासक है जिसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो खां, अब उसके बारे में भी मैं आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में यही जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आप सभी के सामने पेश की है। और जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो आखिरी शासक है जिसका नाम है दोस्तों नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये खिलजी वंश का क्या है, आखिरी शासक है। नसीरुद्दीन खुसरो खां। नसीरुद्दीन खुसरो खां दोस्तों ये क्या है, आखिरी शासक है किसका, खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का ये आखिरी शासक है जिसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो खां। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आखिरी शासक खिलजी वंश का, खिलजी वंश का ये आखिरी शासक था। दोस्तों ये जो नसीरुद्दीन खुसरो खां है ये खिलजी वंश का आखिरी शासक था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में एक चीज़ और भी आपको याद रखना है, या कुछ ही महीने शासक रहा। या कुछ ही महीने दोस्तों शासक रहा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नसीरुद्दीन खुसरो खां कुछ ही महीने शासक रहा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इसके बारे में ये बताया जाता है कि नसीरुद्दीन खुसरो खां के बारे में ये बताया जाता है कि ये हिंदू शासक होने के बावजूद इसने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद क्या किया दोस्तों, शासन ग्रहण किया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों ये जो नसीरुद्दीन खुसरो खां है ये हिंदू शासक होने के बावजूद इसने सुल्तान धर्म इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद शासन करना स्टार्ट किया। नसीरुद्दीन खान के बारे में ये बताया जाता है ये हिंदू क्या था, दोस्तों इसके बारे में ये बताया जाता है, नसीरुद्दीन खुसरो खां के बारे में ये बताया जाता है कि ये हिंदू शासक होने के बावजूद इसने इस्लाम धर्म पहले स्वीकार कर लिया। उसके बाद इसने अपना शासन चलाना स्टार्ट किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों इसके बारे में यहीं तक जानकारी थी जो मैंने आप सभी को यहाँ पे बताई। ये दोस्तों एकमात्र ऐसा शासक था जो हिंदू होने के बावजूद इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, इस्लाम धर्म अपना लिया। उसके बाद इसने अपना शासन चलाना
स्टार्ट किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसके बारे में कुछ ही बातें थी जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में तुगलक वंश के साथ, नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तुगलक वंश के साथ। दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है तुगलक वंश। तो मैं तुगलक वंश के साथ अगले वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ हम यहाँ से विदा होते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।